हाई न्यूज के प्रोग्राम लीक से हटके चले, आज हम आपकी फिर से मुलाकात करवाते हैं हेमंत श्रीवास्तव। ये वर्तमान में, पूर्व में तो जो मुलाकात करवाई गई थी वो जीआरपी थाना प्रभारी थे, पर लेकिन वर्तमान में बहुत ही कंजेस्टेड, क्या कहेंगे थाने को, सब कुछ कहेंगे, सेंसिटिव भी कहेंगे, वहाँ के थाना प्रभारी हैं टीआई साहब हेमंत श्रीवास्तव जी। अशोका गार्डन जो मंत्री जी का क्षेत्र तो है ही, साथ ही कैसे टीआई साहब ने प्रमोशन मिलने के बाद भी छोड़ दिया, नहीं वर्तमान में डीएसपी के पद पर होते। तो भाई साहब, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा भाई साहब, कैसे आपने चाइल्डहुड की शुरुआत कैसे की अपने इतने? लंबी कहानी है। सच पूछा जाए तो जिस दौर में हम लोगों ने अपना पढ़ाई शुरू की, अपना एजुकेशन प्रारंभ किया, जी उस समय शिक्षा की उतनी समुचित व्यवस्थाएं नहीं थी। शासकीय स्कूल हुआ करते थे, बहुत कम ऐसे स्थान थे जहां पर शासकीय स्कूल भी बहुत बेहतर किस्म के हों। चूंकि मेरे फादर शासकीय सेवा में थे, तो उनके साथ जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर होता था, तो वहाँ वहाँ हम लोगों को उनके साथ जाना पड़ता था, और जो स्कूल वहाँ मिल जाता था उस स्कूल में हम लोगों का शिक्षण हुआ। और तब से लेकर आज तक ये क्रम जारी है स्थानांतरण का। और क्या परिवर्तन क्या पाया उस टाइम से लेके इस टाइम तक आपने? वक्त बहुत बदला है, माहौल बहुत चेंज हुआ। उस समय और आज के दौर में बहुत अंतर है। उस समय की जो व्यवस्थाएं थी और जो संसाधन थे वो बहुत कम थे। टेक्नोलॉजी का भी उतना विकास नहीं था। हम लोग स्कूलों में जाया करते थे, तो स्कूलों में टाट पट्टी पर बैठकर हम लोग अपना शिक्षा का कार्य करते थे, अपने पढ़ाई का काम करते थे। और जो स्कूल के टीचर्स होते थे वो माकूल काम न करने पर हमारी पिटाई भी लगाते थे, मुर्गा भी और बनाते थे। जो जो दंड दिए जा सकते थे वो पूरे दंड हमें मिलते थे, और हमें उससे कोई तकलीफ भी नहीं होती थी, और हम लोग उससे बेहतर करने की कोशिश करते थे। आज के दौर में जब हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, और ब्लैक बोर्ड भी पुराना हुआ करता था, जिसमें चौक जो थी वो चौक बराबर से काम नहीं करती थी, और वो बार बार उसके ऊपर लिखना पड़ता था। आज डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, और बच्चों को आज सारी चीजें मोबाइल में मिल जाती है, नेट पर मिल जाती है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एक क्लिक आप करेंगे और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उस समय हमें पूरी जो भी तैयारियां हमें करना होती थी वो खुद से पढ़कर करनी होती थी। लेकिन उस समय आपको क्या बेटर, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है? आज की जनरेशन में बहुत कमजोर हो रही है। देखिए, उस समय का जो दौर था, उस समय टाट पट्टी भी बहुत अच्छी लगा करती थी। लोग टाट पट्टी भी नहीं होती थी तब लोग बाग अपने घरों से टाट पट्टी छोटी वाली लेकर जाते थे और फिर वहां पर पढ़ाई अपनी करते थे। तो लेकिन आज का दौर बदला है, और लोगों को सुविधाएं बेहतर मिली है। और उन दिनों फर्स्ट डिवीजन कोई स्टूडेंट अगर आ जाता था तो ये माना जाता था कि बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट है, और अगर 100 में से 75 मिल गए तो उसे मेरिटोरियस माना जाता था कि मेरिट में आया है बच्चा। अब तो बच्चे 99%, 100% तक रिजल्ट दे रहे हैं। तो तब के दौर में आपके दौर का बहुत अंतर है। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, आप पुलिस में कैसे आ गए? मैं सच पूछा जाए तो पुलिस में कभी आना ही नहीं चाहता था, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर कहीं ना कहीं जॉब में तो आना ही था। तो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, और पीएससी भी किया। पीएससी में 2 बार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक गए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर बैंक में किया तो बैंक में सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैं बैंक से संतुष्ट नहीं था, बिकॉज मैं वहीं जाना चाहता था पीएससी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, लेकिन वहां नहीं हुआ। कोई बात नहीं। फिर इसी बीच ये एक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकला 90s में, और एक ही बार परीक्षा कुल दिया और उसी में सिलेक्ट हो गए। 10 रुपए में थानेदार बन गए। 10 रुपए में? 10 रुपए। वेरी गुड। तो इसे क्या मानते हैं आप, किस्मत मानते हैं या कर्म मानते हैं? ये सच पूछा जाए तो सरकार की सच्चाई थी कि ईमानदारी से हम लोग सिलेक्ट हुए और आज आपके सामने बैठे हुए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने आज जो कुछ भी दिया हुआ है, मैं खुश हूँ। अच्छा, राजधानी को बहुत ही, राजधानी में हमें लगता मुश्किल से कोई भी टीआई साहब हो, कोई अधिकारी हो,
सो पाता हो। मुझे लग रहा 5-6 घंटे ही मुश्किल हो जाते होंगे कभी-कभी। पुलिस की जॉब प्रारंभ से ही बड़ी जिम्मेदारी की रही है और चूंकि आप पब्लिक डीलिंग के साथ होते हैं, हर पल आपके साथ एक नई चुनौती होती है, हर दिन नए आपको चैलेंजेस आते हैं। ऐसी स्थिति में समय तो निश्चय ही रूप से कम मिलता है, लेकिन एंजॉय करते हैं। प्रारंभ में तो लगता था कि वक्त बहुत कम मिलता है, लेकिन अब यूज्ड टू हो गए हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो थाने में पोस्टेड है आज 12-14 घंटे से कम तो नहीं करता। वही तो कर रहे हैं। तो ऐसे में कभी कोप तो नहीं होता, तो घर पे कंप्लेंट नहीं मिलती? क्या फायदा है ऐसी नौकरी का? आप क्यों निश्चित टाइम नहीं रूप दे से पाते हैं? ये बिल्कुल होता है कि जब आप एक स्थान पर समय ज्यादा देंगे तो दूसरे स्थान पर कम होगा और परिवार को हम लोग उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, अपने रिलेटिव्स को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, उनके सामाजिक कार्यक्रमों में हम लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। और जिनमें बहुत जरूरी होता है जाना, उसमें भी हम लोग यूनिफॉर्म पर ही पहुंच जाते हैं। तो निश्चय रूप से ये एक इस विभाग में काम करते हुए परेशानी तो आती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन अगर हमने विभाग को चुना है और सेवा का अगर भाव लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनता के प्रति जो जवाबदेही है, विभाग के प्रति जो जवाबदेही है, उसके लिए समय तो देना ही होगा। अच्छा, आपके पास 2 लोग आते हैं प्रेज़ेंट में, एक तो कंप्लेंट करता है जो रियली होता है, एक होता है झूठा। कैसे कन्विंस करती हैं आप उसको, कैसे अलग डिफरेंस करती हैं चेहरे से देख के क्या? देखिए क्या होता है कि धीरे-धीरे पुलिसिंग करते हुए आपको एक अंदाज लगने लगता है कि कौन आदमी सच बोल रहा है, कौन आदमी कहीं न कहीं इसमें मैनिपुलेशन कर रहा है। और फिर अगर अपैरेंटली अगर समझ में नहीं आता है, अगर तत्काल किसी चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं, तो फिर उसकी इंक्वायरी कर लेते हैं और इंक्वायरी करने के बाद फिर जो तथ्य आते हैं, उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि इसमें मामला सच है या फिर इसको बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। अच्छा, पुलिस यानी मस्ट डिपार्टमेंट है ऐसा कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सबसे पहले जनता पुलिस के पास ही आती, कोई भी हो बिल्कुल ऐसा सच नहीं। बात है। अगर आप उस थाने में भी नहीं है जिस जगह आप पोस्टेड हैं या उस यूनिट में आप पोस्टेड नहीं है जहां पर आप हैं, तब भी अगर आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो एक आम नागरिक का पुलिस के प्रति जो एक विश्वास है वो ये मानते हैं कि अगर मैं पुलिस से जानकारी लूंगा तो निश्चित रूप से मुझे ये जानकारी सच मिलेगी। आप स्टेशन पर खड़े हो, भले ही आपको उस स्थान से आपका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपसे पूछेंगे कि ये जानकारी, वो जानकारी, और वो उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो सच दी जाएगी और उन्हें गुमराह नहीं होना पड़ेगा। नहीं, वही तो बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है पुलिस के लिए, जो तो वर्तमान की बहुत पोलाइट हो गई है। तब की पुलिसिंग का जो भारतीय नागरिकों पर अत्याचार करना। एक तरह से उनको डोमिनेशन का काम था हाँ। और उनको अपना शासन चलाना था। इसलिए उद्भव हुआ ये पुलिस का, लेकिन बाद में जब देश आजाद हुआ उसके बाद से पुलिसिंग दिनों-दिन बेहतर हुई है और अब पुलिस एक सेवा का भाव है तो कि जनता भी लोगों मुरीद को नहीं है ना पुलिस से दूर रहने की। लोगों को कितनी कितनी आसान तरीके से उनकी मदद की जा सके, इस दिशा में पुलिस विभाग काम कर रहा है। और अब तो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से और आपका जन सुनवाई के माध्यम से ये बहुत सारे ऐसे कार्य प्रारंभ हुए हैं जब लगातार जनता संपर्क में रहती है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के, ताकि उनकी समस्या का तुरंत निराकरण किया जा सके। अच्छा भाई साहब, एक बात और बताएं, जहाँ जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर कोई सामने आपके पास फरियादी आता है, उसकी आपने पूरी बात भी सुन ली, 50% रिलैक्स तो मिल ही जाता है उससे। देखिए सच बात तो यह है कि जो पीड़ित होता है उसे बहुत उसके पास जाएंगे और वहाँ उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद उसकी समस्या का कहीं ना कहीं निदान जरूर होगा। कई बार कार्य की व्यस्तता में ऐसा होता है कि फरियादी को या रिपोर्ट करने वाले को समुचित समय हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में उसकी पूरी शिकायत को नहीं सुन पाते। लेकिन जब आप उसकी बात को पूरा सुन लेते हैं तो उसे इस बात का इल्म होता है कि मेरी बात को एटलीस्ट पूरा सुना गया और सुनने के बाद कहीं ना कहीं वो एक समाधान के दिशा में विचार करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बताना चाहूंगा कि मैं अपने रिपोर्टर को पर्याप्त समय देता हूं और कोशिश करता हूं कि उसे मेरे से ऊपर वरिष्ठ अधिकारी के पास इसलिए ना जाना पड़े कि उसकी बात को सुना नहीं गया। समस्या का निराकरण हो या ना हो, या
समय पर ना हो या थोड़े समय बाद हो, लेकिन उसकी बात को पूरा सुना जाएगा और सुनने के बाद उसको आश्वासन देंगे कि आपकी समस्या का इस तरीके से निराकरण या निदान हो सकता है, और उसे पूरी कोशिश करते हैं कि वो संतुष्ट होकर जाए यहाँ से। आजकल युवा भाई साहब जो क्या है, जरा सी प्रॉब्लम आने पर होपलेस हो जाता है और शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, तो उससे क्या करना चाहिए कि वो आपकी तरह बने? शॉर्टकट तो कोई भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में शॉर्टकट का कोई स्थान नहीं है, और अगर हमें किसी ऊंचाई पर जाना है तो हमें किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। सीढ़ी का पहले पायदान पर पैर रख के दूसरे तीसरे पर जाना होगा। आप पहले पर पैर रखकर आप ऊंचे वाले पायदान पर जाने की कल्पना नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसे जाने की कोशिश करेंगे तो निश्चय रूप से उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी लाइफ में कोई आपका ऐसा मोमेंट क्षण आया जहाँ चारों तरफ परेशानी आपने घेर लिया हो, कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो उसको कैसे आपने निकले, उससे कैसे कई फेस किया कई उसको? बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं पुलिसिंग करते हुए कि समझ नहीं आता है कि क्या करें, सेंसेशनल मैटर होते हैं, लेकिन धैर्य और समय एक ऐसी चीज है कि जो हर चीज का सॉल्यूशन है। टाइम इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी ट्रबल। और बहुत सारे हमारे अधिकारी हैं जो पल पल पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। समाज में बहुत सारे लोग हैं, परिवार में बहुत सारे लोग हैं। ये कोई समस्या किसी एक विभाग मात्र से नहीं है। आपके समाज में हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है, आपके परिवार में आपके बच्चों की हो सकती है, आपकी पत्नी की हो सकती है। तो सभी के लिए समय देकर, उन्हें अपनी परिस्थितियों का हवाला देकर, और जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। बस थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है, और बिल्कुल पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर जो करता है सब अच्छा करता है, सब अच्छा होता है। सिर्फ आवश्यकता होती है कि आप को कैसे धैर्य रखकर कैसे समस्या का निराकरण करना है। अच्छा, कभी फुर्सत के क्षण में आप अपने लिए तो लाइफ जीने के लिए किस प्रकार का म्यूजिक वगैरह सुनना पसंद करते हैं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में निश्चित रूप से कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जो उसको व्यक्तिगत खुशी देता हो, और मेरी जहाँ तक बात है, मैं गार्डनिंग मेरी हॉबी है। कभी बहुत ज़्यादा तनाव होता है तो कुछ गाना सुन लेते हैं, उससे रिलैक्स फ़ील होता है, कुछ मेडिटेशन हो जाता है, और मित्रों के साथ बैठ लेते हैं तो दिल की बातें निकल जाती हैं। और कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि जब आदमी अपनी दिल की बात नहीं कह पाया, और लोगों ने भी कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जिससे उनका जीवन खत्म हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अ, अपने दिल की बात कम से कम एक व्यक्ति को जीवन में जरूर बताना शेयर जरूर चाहिए, करना जिसे चाहिए। पूरी बात आपकी मालूम, जिसे आप बिल्कुल पूरी दरवाजा खोलकर अपनी पूरे दिल की बात बता सके कि उसकी पीड़ा क्या है। क्योंकि तनाव तो हर जगह है, हर रिश्ते को लेकर है, हर जिम्मेदारी को लेकर है, विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर है। मैं समझता हूँ कि जरूर किसी को एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे आप शेयर कर सके और अपनी परेशानी से ओवरकम हो सके। अच्छा, तो किस प्रकार की मूवी पसंद है आपको? मैं मूवी नहीं देखता हूँ। मैंने बहुत सालों से कोई मूवी नहीं देखी है। मैं कोई सीरियल भी नहीं देखता हूँ। सच पूछा जाए तो इतना वक्त नहीं मिलता। जो वक्त मिलता है उसमें न्यूज़ सुन लेते हैं। तो न्यूज़ से क्या है, अपडेट हो जाते हैं हम लोग। क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज़ के माध्यम से, खास करके? मैं हाई न्यूज़ के माध्यम एटलीस्ट युवा पीढ़ी को, और स्पेशली दोज हु आर स्टडीइंग इन एकेडमिक, अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार अपने लक्ष्य को सामने रखें और उस दिशा में लगातार काम करें। लगन एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी खाली नहीं जाती। कहते हैं कि वो पानी की एक बूंद अगर पत्थर पर लगातार गिरती रहे, कंसिस्टेंसी के साथ गिरती रहे, तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। फिर तो ये जीवन में कुछ सपने सजोने के बाद उनको पूरा करने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोई लक्ष्य साधा है तो उस लक्ष्य को साध के रखो, और उस दिशा में काम आप करें, और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आप एक साइबर फ्रॉड के बारे में बता दें, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है साइबर फ्रॉड। लोग फोन कॉल करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट की ग्वालियर में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे। एक बॉर्डर इंस्पेक्टर को एक 35 दिन तक अरेस्ट रखा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट या साइबर क्राइम के संबंध में
सामाजिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर और भी बहुत सारे फोरम्स पर हम नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार के लालच में ना आए। मोस्टली इस तरह की घटनाएं तब हो रही हैं जब आदमी को कहीं ना कहीं से अतिरिक्त धन की प्राप्ति हो रही है, लोन के माध्यम से हो रही है, जॉब के माध्यम से हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक लालच देते हैं और उस लालच में आदमी आकर इस तरह के कदम उठा लेता है। जब उसका कुछ पैसा फंस जाता है तो आगे का पिछला पैसा निकालने के लिए वो आगे कुछ और पैसा उनके अकाउंट में धीरे धीरे करके एक बड़ा राशि हो जाती है। मैं नागरिकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आजकल हमारे टेलीफोन पर एक रिंग आ रही है जिसमें सावधान किया जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार से ऐसा मैसेज जो अननोन नंबर से है या आपको परिवार कोई सूचना आती है आपके पास कि कोई परिवार का सदस्य बीमार है या आपकी बिजली कट हो गई है या आपका आधार कार्ड में प्रॉब्लम है या आपका बैंक का कुछ केवाईसी वगैरह अपडेट करना है, ये सारे ऐसे बहुत सारे इनकी इतनी स्ट्रेटेजीज चेंज होती रहती हैं कि ये हर बार एक नए तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। तो मैं आम जनता से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप सजग रहें, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखें, अपने डेटा को सुरक्षित रखें, अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखें ताकि ये किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना हो और आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये थे हमारे हेमंत श्रीवास्तव साहब, अशोक गार्डन थाना प्रभारी। साइबर फ्रॉड के प्रति जिस प्रकार उन्होंने अवेयर किया है वह बहुत अच्छी बात है। यही करिए है जी, जब धन्यवाद। झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।